वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और इसकी जो पहली प्रश्नावली थी उसको हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम इसकी प्रश्नावली सेकंड यानी प्रश्नावली 10B को यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें कुल यहाँ पर 16 सवाल दिए गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 रुपये में खरीदी गई। यदि इसका अवमूल्यन 16.2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर हमारा 1 है, प्रश्नावली है यहाँ पर 10B का सवाल नंबर 1 है। सवाल में दिया है एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 रुपये में खरीदी गई। 17,280 रुपये में एक मशीन खरीदी गई। इसका जो अवमूल्यन है वार्षिक यहाँ पर 16 सही यहाँ पर 2/3% है। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपने पहली क्लास में याद की होगी। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/6, यानी मशीन का अवमूल्यन हो रहा है 1/6 वार्षिक के हिसाब से। यानी एक वर्ष में अगर मशीन का मूल्य 6 रुपये है तो 6 रुपये से एक कम होकर 5 रुपये बचेगा। 17,280 का प्रथम वर्ष में जो मूल्य रहेगा वो 5/6 रहेगा, 6 में से एक कम होकर। उसके बाद दूसरे वर्ष में भी इसका अवमूल्यन 1/6 ही है तो यहाँ पर भी 5/6 रहेगा। 2 वर्षों बाद मशीन का जो मूल्य रहेगा वो ये रहेगा। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 दूनी 12 बचेगा, यहाँ पर 5, उसके बाद 6 8 48, उसके बाद बचेगा 4, यहाँ पर 6 8 48 यानी 288। वापस 6 से हम इसको काट सकते हैं तो ये 6 चौके यहाँ पर 24, 4 और 6 8 48 480 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 × 5 25 होगा। 25 का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे तो यहाँ पर 0, 25 8 200 हासिल का 20 और 25 चौके 100 और 20 120, यानी कि जो 12,000 रुपये रहेगा वो मशीन का जो है 2 वर्ष बाद अवमूल्यन के बाद जो मूल्य बचेगा वो 12,000 रुपये होगा। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 है। एक मशीन, ये भी मशीन वाला ही है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई। यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 26,460 हो तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 2 वर्ष पूर्व जो इस मशीन का मूल्य था वह निकालना है। इस सवाल में और इस सेकंड सवाल में अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें 2 वर्ष पूर्व का मूल्य दिया गया था और वर्तमान पूछा था, अगले वाले में वर्तमान दिया है और 2 वर्ष पूर्व का पूछा है। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर सेकंड दिया है कि एक मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि मैंने क्रय मूल्य यहाँ पर x रुपये मान लिया। अब इसमें 2 वर्ष तक अवमूल्यन हुआ और उसके बाद जो वर्तमान मूल्य है यहाँ पर 26,400, 2 वर्ष बाद जो हमारा वर्तमान मूल्य है यहाँ पर 26,460 है। और ये जो अवमूल्यन हो रहा है वो यहाँ पर 12.5% यानी 12 सही 1/2% की दर से हो रहा है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/8, यानी 8 रुपये में से 1 रुपये हर साल यहाँ पर माइनस होते हैं। प्रथम वर्ष में जो मशीन का मूल्य बचेगा, अगर क्रय मूल्य x है तो 1 साल बाद जो इसका मूल्य बचेगा वो यहाँ पर 7/8 बचेगा, 8 में से 1 माइनस हो गया। उसके बाद दूसरे वर्ष में भी 7/8 बचेगा और जो वर्तमान मूल्य है यहाँ पर 26,460 रुपये है। इसको हल करना है तो यहाँ पर 7 से हम काट सकते हैं, 7 यहाँ पर 21 बचेगा 5, 7 7 49 बचेगा 5 और 7 8 56, उसके बाद ये 0। एक और 7 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 5 35, 2 बचेगा 7 चौके 28 यानी 540। यहाँ पर 8 × 8 ये 64 हो जाएंगे, यानी x का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 540 मल्टीप्लाई बाय 64। यहाँ पर 64 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0। उसके बाद 64 चौके यहाँ पर देखें तो 6 चौके 24 यानी कि 240 और 4 चौके 16, 240 और 16 256 का 6, यहाँ पर आएगा 25 और 64 पंजे हो जाएंगे यहाँ पर 320, 60 पंजे 300 और 4 पंजे 20, 320 में 25 और जोड़ेंगे तो ये जाएंगे 345, यानी 34,560 जो है उस मशीन का मूल्य था 2 वर्ष पहले। मशीन इतने रुपये में खरीदी गई। अगला है हमारा सवाल नंबर 3। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। ये भी इसी प्रकार का सवाल है, मशीन के अवमूल्यन जैसा ही। सवाल नंबर है यहाँ पर 3। सवाल नंबर 3 है कि एक जो कस्बे की जनसंख्या उसमें प्रथम वर्ष 12% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है और वर्तमान मूल्य दिया है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया यहाँ पर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x थी। अब इस x जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4% की होती है 1/25, तो 12% की होगी यहाँ पर 3 गुना यानी 3/25।
3/25 की दर से यहाँ पर जो है प्रथम वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी 25 पे 3 की वृद्धि, यानी जनसंख्या हो जाएगी यहाँ पर 28/25, 25 और 3 यहाँ पर 28। और दूसरे वर्ष में यहाँ पर 10% की कमी होती है, 10% की कमी, 10% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10%, 10 लोगों में से एक व्यक्ति की कमी होती है दूसरे वर्ष। तो जो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या बचेगी वो यहाँ पर 9/10 बचेगी। और वर्तमान जो जनसंख्या अभी जो दी गई है वो है यहाँ पर 50,400 जनसंख्या है। इसको हल करके हमें x का मान निकालना है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है। इसको अगर यहाँ पर देखें तो ये 2 से नहीं यहाँ पर चला जाएगा 14 जाएगा, 14 तो नहीं 28, उसके बाद यहाँ पर 14 3 42 बचेगा 8, यहाँ पर 14 14 84, यानी 00, ये जाएगा 3600 बार में। उसके बाद 9 से 9 दूनी ये 18 और 18 से ये चला जाएगा 200 बार में, 18 दूनी 36। x का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 25 × 10 यानी 250। x का जो मान आएगा वो 25 दूनी यहाँ पर 50 और 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी 50,000। तो यहाँ पर जो 50,000 है कस्बे की जनसंख्या, जो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 50,000 थी, जो कि अब बढ़कर हो चुकी है 50,400। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर यहाँ पर 5 है, 5 नहीं यहाँ पर 4 है। सवाल नंबर 4 है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं। सवाल नंबर है यहाँ पर 4। सवाल में लिखा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो यहाँ पर 3:2 है। लड़के यानी कि बॉयज़, जी यानी कि गर्ल्स, लड़कियां गर्ल्स, जी फॉर। यहाँ पर जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 में लड़के तथा लड़कियां। उसके बाद सवाल में लिखा है 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति धारक हैं। छात्रवृत्ति यहाँ पर धारक हैं, छात्रवृत्ति धारक जो विद्यार्थी हैं उनमें 20% लड़के हैं और 25% लड़कियाँ हैं। तो छात्रवृत्ति हमें निकालना है यहाँ पर धारक है, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुल विद्यार्थियों को 100 मानता हूँ, यानी कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर 100 है। अगर 100 विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों में जो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। अगर मैं 100 का यहाँ पर 3 अनुपात निकालूंगा, 3 और बटा अनुपात है टोटल यहाँ पर 5, 3/5, तो ये अनुपात आएगा 60। यानी कि 100 मानते हुए अगर मैं इस सवाल को करूं तो लड़कों की संख्या 60 होगी और लड़कियों की जो संख्या होगी रिमेनिंग बची यहाँ पर 40 होगी। लड़कों की संख्या 60 होगी और लड़कियों की संख्या 40 होगी। इसको मैंने 100 इसलिए माना है क्योंकि हमें इसमें प्रतिशत निकालना है और जो भी चेंज आता है अगर 100 में आया है तो वो डायरेक्ट प्रतिशत में ही आएगा, इसलिए हमें निकालना है। अब हमने देखा यहाँ पर कि छात्रवृत्ति धारक 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं। अगर मैं 60 का यहाँ पर 20% निकालूं, 60 का 20% होगा यहाँ पर 12 और प्लस अगर इसको करूँ 40 का 25%, यानी लड़कियों की 25% संख्या छात्रवृत्ति धारक है। तो 40 का जो 25% आएगा वो आएगा यहाँ पर 10, यानी कि 12 और 10 ये टोटल 22। अगर यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 22 जो बच्चे आए वो छात्रवृत्ति धारक आए। अगर 22 बच्चे यहाँ पर छात्रवृत्ति धारक हैं तो जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, छात्रवृत्ति धारक नहीं है यहाँ पर, छात्रवृत्ति धारक नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पर रहेंगे, कुल विद्यार्थी यहाँ पर 100 है और छात्रवृत्ति धारक जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर 22 है। यानी कि 100 में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूं तो 78, यानी कि 100 बच्चों में से 78 बच्चे ऐसे रहेंगे जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। छात्रवृत्ति धारक नहीं है ऐसे 78 बच्चे हैं 100 में से, और 100 में जो परिवर्तन आता है वो सीधा परसेंट में ही आता है, यानी 78% बच्चे जो है छात्रवृत्ति ना पाने वाले रहेंगे। अगला है हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 5 है। सवाल में लिखा है, एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर काट लिया जाता है। शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा कर देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च कर देता है। इन खर्चों के बाद जो उसके पास जो बचते हैं यहाँ पर 15,552 रुपये बचे हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना था। इसमें जो है हमें बार बार जो है 10% मकान किराए पर, उसके बाद शेष यहाँ पर 3 बार शेष है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 100 मानकर करें इस सवाल जैसे, तो 100 मानने में ये सवाल पॉइंटों में चला जाएगा। तो हम इसको 100 ना मानकर एक बड़ी यूनिट के रूप में मानते हैं, उससे सवाल आसान होगा। सवाल नंबर है हमारा 5। सवाल में लिखा है,
सवाल में जो हमें ज्ञात करना है वो है उसका जो है मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो मैं मासिक वेतन को कोई बड़ी यूनिट मान लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लिया उसका मासिक वेतन जो है यहाँ पर 100 यूनिट का होगा। 100 यूनिट का जो है उसका मासिक वेतन होगा। अब 100 यूनिट यहाँ पर 10,000 यूनिट मैंने मान लिया, 10,000 यूनिट का जो है उसका मासिक वेतन होगा। अब 10,000 यूनिट में से वह कह रहा है कि 10% जो है उसने मकान किराया दे दिया, यानी कि 10,000 का जो 10% होगा, 10% उसने मकान के यहाँ पर दे दिया, मकान का किराया दे दिया। यहाँ पर 10% को उसने मकान के किराए के रूप में 10% को उसने मासिक वेतन का दे दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर 10% उसका कम हो जाएगा, यानी 10% तो उसने मकान किराए के रूप में दे दिया, मकान की किराए के रूप में दे दिया। 10,000 का जो 10% होगा वो यहाँ पर 1,000 रुपये होगा, यानी 10,000 रुपये में से या 10,000 यूनिट में से उसने 1,000 यूनिट को खर्च कर दिया। अब जो शेष बचेंगी वो यहाँ पर 90% बचेंगी, यानी कि 9,000 यूनिट, 9,000 यूनिट। अब जो शेष बची हैं हमें केवल इस शेष से काम है, इधर से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बार बार शेष जो है उसी को उपयोग किया जा रहा है। आगे सवाल में लिखा है 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है। अब ये जो शेष वेतन बचा है यहाँ पर 9,000 यूनिट, 9,000 यूनिट में से उसने जो है 20% यूनिट और कम कर दी, पेट्रोल पर खर्च कर दिया, 20% जो है यूनिट यहाँ पर खर्च कर दी। तो यहाँ पर जो बची होंगी बाकी की जो रिमेनिंग जो यूनिट बची होंगी, तो 20% खर्च होने के बाद 9,000 की 80% बची होंगी, यानी 9,000 का जो 80% होगा वो यहाँ पर 8 9 72 और 1 2 0, यानी 7,200 रुपये यहाँ पर बचे होंगे। हमें केवल इससे काम है जो रिमेनिंग है, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि 20% इसका कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें देखना है कि 20% पेट्रोल पर खर्च हुआ, तो यहाँ पर जो बचा होगा वो यहाँ पर 80% ही बचा होगा, रिमेनिंग 80%, और 9,000 का यहाँ पर 80% 7,200 होगा। यहाँ पर जो खर्च हो गए वो यहाँ पर 90% बचा होगा। उसके बाद ये 7,200 है। उसके बाद इसका क्या किया, 20% जो है पेट्रोल पर खर्च कर दिया, शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा कर देता है, यानी कि इस जो यहाँ पर 7,200 रुपये हैं इसका भी जो है 20% यहाँ पर 20% वह आयकर के रूप में दे देता है, इस 7,200 का इनकम टैक्स दे देता है। मैंने यहाँ पर 10,000 यूनिट टोटल उसकी कमाई मानी है, तो 7,200 यूनिट में से 20% जो यूनिट है वो यहाँ पर जो है आयकर के रूप में दे देता है। अगर रिमेनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अब बचे हैं वो यहाँ पर इसके 80% ही बचे होंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है 100% के बराबर। 20% उसने आयकर के रूप में जमा कर दिया, तो यहाँ पर 80% और बचा होगा। अब 7,200 का जो 80% होगा वो यहाँ पर होगा 5,660, सॉरी 5,760, ये इतने यूनिट बचे होंगे। 5,000 यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 856 और 57, 5,760 यहाँ पर जो है यूनिट बचे होंगे। आगे सवाल में लिखा है शेष वेतन का, यानी कि ये जो बचा है इसका 10% वह कपड़ों पर खर्च कर देता है, यानी 5,760 का जो 10% है वह कपड़ों पर खर्च कर देता है, इसका भी 10% खर्च कर दिया। तो इसमें जो रिमेनिंग बचा होगा यहाँ पर इसका 90% बचा होगा, और इसका जो 90% होगा यहाँ पर 9 छक्के 54, हासिल का 5, 9 7 63 और 5 यहाँ पर 68, हासिल का 6 और 9 5 45 और 6 यहाँ पर हो जाएंगे ये 51, यानी कि इतने यूनिट उसके बाद बचे। 5,184 यूनिट उसके पास यहाँ पर बचेंगे। मैंने लिख लिया 5,184 यूनिट, ये इसके पास एंडिंग में रिमेनिंग बचे। और इसी यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में लिखी है, इसी यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर 15,552 है, यानी 5,184 यूनिट का ही 15,500 यहाँ पर 52 है, 15,552 रुपये के बराबर है। तो हमें उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। उसका जो वेतन है यहाँ पर 10,000 रुपये है, यानी 10,000 यूनिट है। अगर 5,184 यूनिट का मान इतना है तो 10,000 यूनिट का मान कितना होगा, हमें एक यूनिट का निकालना पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये है 5,000 और ये है 15,000, लगभग यहाँ पर 3 गुना है। अगर मैं इकाई अंक को मैच करूँ, इसका 3 गुना करूँ तो 30 के 12 इकाई अंक भी मैच कर रहा है, यानी लगभग में ये इसके 3 गुना ही होगा। ये इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट का जो मान है वो यहाँ पर 3 रुपये के बराबर है। एक यूनिट का मान 3 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पर जो 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट का मान जो है यहाँ पर 30,000 रुपये के बराबर होगा, यानी उस व्यक्ति का जो मासिक वेतन होगा वो यहाँ पर 30,000 रुपये होगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 6। किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ पर साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत होगी।
सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 6। सवाल में लिखा है किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं, 2/3 पुरुष हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल की बात करूँ, 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी गांव की जनसंख्या अगर 3 इकाई है तो उसमें से 2 इकाई पुरुष हैं और 1 इकाई जो है महिलाएं हैं। 3 इकाई को अगर हम मानते हुए करें तो इसमें बार बार प्रतिशत को लगाना पड़ेगा और इसमें ये जो वैल्यू है वो पॉइंटों में चली जाएगी। इसके लिए आसान ये होगा कि हम यूनिट में गाँव की जनसंख्या मान लेते हैं जो इससे 3 से डिवाइड हो। तो मैंने यहाँ पर यूनिट में जनसंख्या मान ली, टोटल है यहाँ पर 3000 यूनिट, जो जनसंख्या है गाँव की वो यहाँ पर 3000 यूनिट है, मैंने ये मान ली। मुझे इसी 3000 यूनिट का जो है मान निकालना है। अगर 3000 यूनिट जो जनसंख्या है तो उसमें से जो मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर 2:1 होगा, टोटल 3 में से, यानी कि 3000 में से 2000 यहाँ पर पुरुष होंगे और 1000 जो है यहाँ पर महिलाएं होंगी। ये हमने निकाल लिया। अब आगे सवाल में लिखा है किसी गांव में 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं, इनमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। उसके बाद जो बात लिखी गई है यहाँ पर साक्षर होने की लिखी गई। यहाँ पर जो है साक्षर 70% पुरुष हैं। अगर मैं 2000 का 70% निकालूं तो यहाँ पर आएगा ये 1400, यानी कि यहाँ पर 1400 पुरुष, 2000 में 1400 पुरुष यहाँ पर साक्षर हैं। और महिला की बात करें तो यहाँ पर 60% महिलाएं साक्षर हैं। 1000 का जो 60% होगा वो होगा यहाँ पर 600, यानी कि 600 महिलाएं साक्षर हैं। उसके बाद आगे बात बोली गई साक्षर पुरुषों का 30% और साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। यानी अगली बात यहाँ पर स्नातक के बारे में बोली गई है। स्नातक जो है साक्षर पुरुषों का यहाँ पर 30% और महिलाओं का जो है 20% स्नातक है। तो 1400 का अगर मैं यहाँ पर 30% निकालूं तो 1400 का जो 30% आएगा यहाँ पर 420 आएगा, 420, यानी कि 1400 पुरुषों में से 420 पुरुष जो है स्नातक हैं और महिलाओं का जो है 20% महिलाएं स्नातक होंगी। 600 का जो 20% बनेगा वो यहाँ पर 120 बनेगा। 600 का 20% 120 बनेगा, यानी 600 महिलाओं में से 120 जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है स्नातक है। स्नातक के बाद सवाल में लिखा है स्नातक पुरुषों का जो है 20% तथा महिलाओं का जो है 15% नौकरी वाले हैं। स्नातक पुरुषों का, नौकरी वालों की बात करी गई अगली, नौकरी वाले, तो नौकरी वाले स्नातक पुरुषों का जो है 20%, 420 का अगर मैं 20% निकालूँ तो वो निकलेगा 84, यानी कि 84। 420 पुरुषों में से 84 पुरुष जो है नौकरी वाले हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो 15% महिलाएं नौकरी वाली हैं, यानी कि 120 का अगर 15% निकाला जाए तो वो यहाँ पर 120 का 15% जो है यहाँ पर 18 आएगा। 120 महिलाओं में से 18 महिलाएं जो है नौकरी वाली हैं। हमें निकालना है उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या। अगर यहाँ पर हम नौकरी करने वालों की कुल संख्या देखें तो 84 पुरुष और 18 महिलाएं, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल 102 व्यक्ति होंगे। 102 व्यक्ति ऐसे होंगे जो नौकरी करने वाले हैं। कुल जनसंख्या का यह कितने प्रतिशत है, यानी ये जो 102 नौकरी करने वाले आए हैं वो कुल जनसंख्या यानी 3000 यूनिट का कितने प्रतिशत है। तो इसके बदले में हम 3000 यूनिट रखेंगे क्योंकि वो हमारी इनिशियल वैल्यू है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 और प्रतिशत का साइन लगाइए। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगी। 30 का भाग जब 102 में देंगे तो यहाँ पर जाएंगे 30 या 90, बचेंगे यहाँ पर 12 और 12 में पॉइंट के बाद अगर मैं दशमलव लगाऊं तो 30 चौके ये चला जाएगा, 30 चौके 120, यानी कि 3.14% जो है नौकरी करने वाले उस गांव में होंगे। ये सवाल जो है थोड़े लेंदी हैं, मेंस लेवल तक के हैं, लेकिन इन सवालों को अगर परीक्षा में कराया जाए बार बार प्रैक्टिस के बाद तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर वो बहुत जल्दी हो जाती है। अभी हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें समझाना पड़ रहा है, अगर हम इसको करते तो ये बहुत जल्दी हो जाता। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 7, एक कार के मूल्य में 3 मतें सम्मिलित हैं। यानी कार का जो मूल्य होता है, कार जब बनती है तो उसमें जो है 3 खर्चे आते हैं, 3 मत सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मत है। किसी वर्ष में इन मतों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त मत में 5% घट गया। एक कार्य के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 7। कार जब बनती है तो उसमें 3 मत सम्मिलित हैं। एक तो है उसके कच्चे माल पर, कच्चा माल यहाँ पर। दूसरा जो है यहाँ पर श्रमिकों पर व्यय है, यानी कि उसकी मजदूरी, श्रमिकों पर व्यय। और तीसरा जो है उसके अन्य खर्चे हैं। इन तीनों में जो है यहाँ पर अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया है किसी वर्ष कच्चे माल पर 4:3 और यहाँ पर 2 है,
2 नहीं, यहाँ पर है 2, ठीक है। 4:3:2 है, यानी कच्चे माल पर 4 रुपये खर्च होते हैं तो श्रमिकों पर 3 रुपये और अन्य खर्चे जो है उसमें 2 रुपये हैं किसी वर्ष एक कार के उत्पादन में। उसके बाद लिखा है कि अगले वर्ष जो है इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, कच्चे माल में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि। और जो श्रमिकों पर खर्च है इसमें जो है 8% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 8% की वृद्धि होती है। और ये जो अन्य खर्च हैं उसमें कमी होती है, यहाँ पर 5% की कमी होती है। तो हमें कार के उत्पादन में कुल वृद्धि को निकालना है, यहाँ पर कार के उत्पादन में कुल प्रतिशत वृद्धि को निकालना है। अगर हम यहाँ पर वृद्धि को देखें तो वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि जो सवाल में दी गई थी वो थी परसेंटेज में। अगर हम वृद्धि की देखें, 4 रुपये कच्चे माल पर खर्च हो रहा है और 10 रुपये की उसमें वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर 10% की, तो 4 का जो 10% आएगा, 4 का 10% प्रतिशत के लिए बटे 100, तो 1 0 से 1 0 जाएगी, 4 1 0 है यहाँ पर, तो ये आएगा 0.4, यानी कि यहाँ पर जो वृद्धि होती है वो 0.4 की होती है। उसके बाद 3 का अगर 8% निकालें तो ये यहाँ पर आएगा 0.24, ये आएगा, इसकी वृद्धि हो जाती है श्रमिकों पर। और अन्य खर्च कम हो जाता है, यहाँ पर 5% कम हो जाता है। अगर 2 का 5% निकालें तो यहाँ पर 0.1 आएगा, यानी इसकी कमी हो जाती है। ये 2 खर्च यहाँ पर बढ़ जाते हैं और इसकी जो है कमी हो जाती है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो ये आएगा 0.4, 0.24 और माइनस को हो जाएंगे 0.1। अगर यहाँ पर इनको जोड़ें तो ये हो जाएंगे 0.64, यानी कि 0.6 और 4, उसमें 0.1 कम होगा तो यहाँ पर 0.54 हो जाएगी। यानी ओवरऑल जो वृद्धि हुई है यहाँ पर 0.54 की हुई है, 0.54 की हुई है। हमें सवाल में निकालना है कि ये जो वृद्धि हुई है वो कुल का कितने प्रतिशत है, यानी ये वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 0.54 की, और जो कुल खर्चा था वो यहाँ पर 4 और 3 7 2 9 था, 9 यूनिट का जो है यहाँ पर खर्चा था। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 और प्रतिशत का साइन लगाइए। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये 2 अंक इन 2 जीरो से कट जाएंगे। उसके बाद 9 से जाएगा 54, 6 बार में, यानी कि 6% की जो है कुल वृद्धि कार्य के मूल्य में हो जाएगी। सॉरी, मूल्य में नहीं, यहाँ पर खर्चे में हो जाएगी। कार्य के खर्चे में यहाँ पर 6% की वृद्धि होगी। सवाल नंबर है हमारा 8, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। सवाल नंबर है हमारा 8, यहाँ पर 3 लोगों की बात करी गई है, ए और यहाँ पर बी और ये सी। अगर हम इनके जो अंकों का अनुपात निकालें तो अंकों का अनुपात कैसे निकलेगा। सवाल में दिया है बी ने ए से 11.1/9% कम अंक प्राप्त किए। बी ने ए से तुलना की जा रही है, यानी कि 11.1/9% की बात करी गई। 11.1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/9। 11.1/9% कह लो या 1/9 कह लो, बात बराबर है। तो बी ने ए से इतने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए, यानी कि 1/9 अंक जो है कम प्राप्त किए, यानी कि ए के अंक अगर 9 है तो उसने 1 कम प्राप्त किए बी ने। ए से तुलना करी गई तो ए के यहाँ पर नीचे होंगे 9 और 1 कम प्राप्त किए हैं, यानी कि 8 प्राप्त किए हैं बी ने। उसके बाद सवाल में आगे लिखा है सी ने जो प्राप्त अंक किए है वो ए तथा बी के कुल अंकों से 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए। अगर हम यहाँ पर ए और बी के बीच में यहाँ पर रेशियो आ चुका है, अगर ए और बी के कुल अंक देखें तो यहाँ पर 9 और 8 ये 17 होंगे। 17 में से जो सी ने कम यहाँ पर प्राप्त किए हैं वो 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए हैं। अगर इसको हम लिखें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 41 इंटू करना पड़ेगा। 41 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 600, यहाँ पर 97, और 697 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो ये आएंगे 700 बटा यहाँ पर 17% लगाए तो वो 7 हट जाएगा, यानी 7/17 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। एक बार और समझाते हैं ये कैसे करेंगे। 17 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे 600, यहाँ पर 97 और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 700/17। चूंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर 1 के बटे में 100 लगा देते हैं, ये 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी, 7/17 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। सी के जो अंक हैं ए और बी के कुल अंकों के योग का यहाँ पर 7/17 या 41.3/17% कम अंक प्राप्त किए हैं सी ने। यहाँ पर 17 में से अगर 7 कम प्राप्त किए हैं तो जो सी ने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर 10/17 अंक प्राप्त किए हैं ए और बी के अंकों के योग से। यहाँ पर 17 से 17 कट जाएगा, यानी कि ए के अगर अंक 9 है, बी के अगर 8 हैं तो यहाँ पर जो सी के अंक आएंगे वो यहाँ पर 10 आएंगे। ये इन तीनों के जो है अंकों में यहाँ पर अनुपात आ गया है।
उसके बाद सवाल की शुरुआत में दिया था कि ए ने उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो यहाँ पर 40% अंक चाहिए। अगर हम इस बात को देखें तो उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर 40% अंक चाहिए, इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे सवाल में लिखा है ए ने उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/10, यानी ए ने 10% कम अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से, यानी उत्तीर्ण होने के लिए यदि 10 अंक चाहिए तो ए ने यहाँ पर 9 अंक प्राप्त किए होंगे, और एक्चुअल में देखा जाए तो ए के जो अंक हैं वो यहाँ पर 9 ही है, यानी पूर्णांक जो होगा वो यहाँ पर 10 अंकों का होगा, और सी ने यहाँ पर 10 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए सी यहाँ पर उत्तीर्ण होगा। ये इसका इस सवाल का आंसर होगा, सी यहाँ पर जो है उत्तीर्ण हो जाएगा। ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।